नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश साकला स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद दिनेश में। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने अभिक्रिया का वेग की परिभाषाएं, मतलब किस पर डिपेंड करती है अभिकारकों की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, वो जो भी था वो मैंने सारा आपको मैटर समझा दिया। दूसरा, रासायनिक बलगति की वर्ड से भी आपको पूरा तरीके से परिभाषित करवा दिया कि रासायनिक बलगति की क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये है वेग नियतांक और वेग नियतांक की इकाई। आप इस टॉपिक को टिक कर लो परीक्षा के लिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और पिछले लेक्चर में थोड़ी सी कुछ कमी रह गई थी, तो ठीक है, इस लेक्चर में पूरा कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने अभिक्रिया वेग के बारे में जानकारी ली, अभिक्रिया वेग क्या होता है ये सब पढ़ा था। अब अभिक्रिया वेग के साथ अब वर्ड आएगा वेग नियतांक, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये वेग नियतांक है क्या, तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। पहले द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। अब ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार कि जो क्रिया कारकों की जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या कहता है ये नियम कि अभिक्रिया का जो वेग होता है क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि ये जो अभिक्रिया का वेग है, मैंने आपको कल बता दिया था कि इसे dx/dt से लिखते हैं। ये किसके समानुपाती होता है? जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता के। और ये मैंने बताया भी था, ये बड़ा कोष्ठक किसके लिए यूज होता है, तो ये बड़ा कोष्ठक सांद्रता के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि dx/dt जो होता है ये k, जिसे मैं कोई अभिक्रिया लेता हूं कि इसमें a जो है वो क्रिया कारक है और b जो है वो उत्पाद है। तब अगर मैं इस अभिक्रिया का वेग लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसे ऐसा लिखूंगा, या dx/dt जो होता है आप उसे ऐसा भी लिख सकते हो, ये कैपिटल C। मैंने कल बताया था सांद्रता के लिए कैपिटल C भी यूज़ कर सकते हैं और ये बड़ा कोष्ठक भी यूज़ कर। और सांद्रता की परिभाषा भी मैंने कल बताई थी कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित अणुओं की या मॉलिक्यूल की जो संख्या होती है उसे सांद्रता कहते हैं। इससे रिलेटेड मैंने मोलरता की परिभाषा भी बताई थी कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो अभी मैं लिखूँ अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर क्या होगा, k और ये a। अच्छा, ये यहाँ जो k जो होता है ना, इसे लिखते हैं वेग नियतांक, या तो इससे वेग नियतांक लिखो या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब ये क्या होता है, जैसे मैं एक जनरल सामान्य अभिक्रिया देखता हूं, मैंने उसमें कुछ ऐसे लिखे और इनसे उत्पाद का निर्माण हो रहा, तब अगर मैं इस अभिक्रिया का वेग लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, k a और ये a जो है ना, ये इस a के मोल है, ये जो a अणु है उसके मोल a, b अणु के जो मोल है ये b, और ये c के लिए c। ये जो वेग है ना, ये क्या है, ये k a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। ये a b c क्या है, क्रमशः ये जो a b c ये तीनों मॉलिक्यूल है, इनके मोल है। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं कि अगर किसी समय पर ये कंडीशन हो जाए कि इन तीनों की जो मोल या जो सांद्रताएं हैं वो 1 के बराबर हो जाए, तब हम क्या लिखते हैं कि dx/dt जो वेग होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर। तब यही परिभाषा होती है,
ये होती है वेग नियतांक की परिभाषा। क्या होती है कि वह स्थिति या वह जब क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई के बराबर हो तब अभिक्रिया का वेग वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। मैं लिख देता हूं थोड़ी सी कि अगर क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई हो तब जो वेग होता है उसे क्या कहा जाता है, वेग नियतांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषा हो गई वेग नियतांक की परिभाषा। अब शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, उनके लिए जो वेग नियतांक की इकाइयां होती है वो डिस्कस करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं। हंड्रेड % इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल परीक्षा में आएगा, 100%। क्या है, वेग नियतांक की इकाइयां। अब वेग नियतांक की इकाई किसके लिए, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, इन तीनों के लिए हमें ज्ञात करनी। तो उससे पहले थोड़ी सी हम स्टेप समझ लेते हैं। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं ये, और इससे मान लो उत्पाद का निर्माण हो रहा हो, तब मैं अगर इसका वेग लिखूं, अभिक्रिया का वेग, तो मैं क्या लिखूंगा, के ए की पावर ए, बी की पावर बी और सी की पावर सी। अच्छा, अभिक्रिया का वेग वो dx/dt होता है। अच्छा, ए बी सी ये कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अणु है, तो अणु है तो उसकी कोई ना कोई सांद्रता ही है। तो मैं इसे ऐसा भी तो लिख दूं कि मैं इसे ऐसा लिख देता हूं, सांद्रता की पावर ए, सांद्रता की पावर बी और सांद्रता की पावर सी। ठीक है। अच्छा, अभिक्रिया का वेग हमने कल डिस्कस किया कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली कमी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो हम इसे भी तो लिख सकते हैं कि ये जो होता है ये सांद्रता बटा समय के बराबर होता है। और अगर हम यहाँ देखें तो सांद्रता की पावर ए, सांद्रता की पावर बी, तो उसे ऐसा लिख दो कि सांद्रता की पावर ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसा कर लो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर n, और ये n क्या है, तो ये अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी तीनों की जगह क्या लिख सकता हूं, n। तो ये हो जाएगा सांद्रता बटा समय, और बराबर में क्या हो जाएगा, सांद्रता, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, n। अब हमें वेग नियतांक की इकाई निकालनी है, मतलब वेग नियतांक का मान निकालना है। तो मैं अगर यहाँ k की वैल्यू बनाऊँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सांद्रता बटा समय इंटू सांद्रता की पावर n। अगर हम इसे लास्ट लिखें तो ये k क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ सांद्रता की एक घात है और ये n घात है, जब घात ऊपर जाती है तो माइनस में चेंज हो जाती है, तब ये टोटली सांद्रता की घात 1 - n हो जाएगी। अच्छा, समय को भी हम ऊपर भेज देते हैं, तो ये समय की घात भी -1 हो जाएगी। तब टोटल जो वेग नियतांक लिखा जाता है उसे क्या अच्छा, सांद्रता मैंने कल भी बताया, सांद्रता की जो यूनिट, जो मात्रक होता है वो मोल पर लीटर होता है। तो हम इसे लिख देते हैं मोल पर लीटर और उसकी पावर 1 - n। और समय हमें पता है, समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, तो हम इसे क्या लिख देते हैं, सेकंड इनवर्स। तो अब हमारे वेग नियतांक के लिए जो सूत्र होगा यूज, वो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ n का मान हम 0 भी ले सकते हैं, 1 2 ऐसे लिया जाता है। मतलब 0 जब शून्य कोटि अभिक्रिया हो, 1 जब प्रथम कोटि अभिक्रिया हो, 2 जब द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो थोड़ा सा आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वेग नियतांक का सूत्र क्या देख लिया हमने, k बराबर मोल, और ये पर लीटर, उसकी पावर 1 - n, और सेकंड की पावर -1। अब मैं अगर ले लेता हूं, अगर n बराबर 0, और n बराबर 0 क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब ये कोटि वर्ड की परिभाषा मैं इससे अगले थोड़ी सी इस बात बताऊंगा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ k, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर,
और उसकी पावर 1 माइनस 0। अच्छा, सेकंड इनवर्स, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं क्योंकि इसमें n का मान ही नहीं है। तो एक बात अब ये ध्यान रखना कि सेकंड इनवर्स हर एक रिएक्शन में जो वेग नियतांक की इकाई होगी उसमें प्रेजेंट होगा। तब ये k क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल। अच्छा, ये 1 माइनस 0 तो 1 ही रहता है, तो पर लीटर और सेकेंड इनवर्स, या इसे ऐसा भी लिखते हैं कि मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होती है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर मैं n बराबर 1 ले लूँ, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया, तब जो k होता है वो क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं लिखूंगा मोल पर लीटर और 1 माइनस 1, और देखो सेकेंड इनवर्स वो ऐसा कैसा ही है, और 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, k बराबर सेकेंड इनवर्स। और ये किसके लिए होती है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अगर आपको वेग नियतांक पूछा जाए तो सेकंड इनवर्स। अब आप हमेशा ध्यान रखना, जब केवल सेकंड इनवर्स दिया होगा इसका मतलब वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। और एक और n बराबर 2 जब द्वितीय कोटि अभिक्रिया दी हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से k की अगर वैल्यू लिखूं तो यहाँ देखो मोल पर लीटर 1 माइनस और n का मान कितना लूंगा, 2 लूंगा। क्यों, क्योंकि द्वितीय कोटि अभिक्रिया है और ये सेकंड इनवर्स, तो ऐसा कैसे है। अच्छा, ये तो मोल पर लीटर और 1 माइनस 2, ये -1 और सेकंड इनवर्स। अब ये माइनस है, जब इसे प्लस में बदलते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। और या ऐसा कर लो कि इसको इस पर भी लगा लो, इस पर, तब ये हो जाता है मोल इनवर्स, ये लीटर और ये सेकंड इनवर्स। तो तीनों, एक, ये 2 और ये 3। अगर आपको पूछ ले शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स, द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है अणुसंख्यिता, या इसे आणविकता भी बोलते हैं, तथा कोटि। तो अगर आपको बोला जाए अणुसंख्यिता और कोटि ये क्या है, तब आपको ये परिभाषाएं याद रखनी। अणुसंख्यिता क्या होती है कि अणुसंख्यिता कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले आयनों या परमाणु या अणु की संख्या जिनसे रासायनिक समीकरण प्रदर्शित की जाती है, ये वर्ड होता है। जबकि कोटि की परिभाषा लिखे तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु की संख्या जिनका उपयोग अभिक्रिया के वेग निर्धारण में होता है। ठीक है, दोनों परिभाषा मैं वापस रिपीट कर देता हूं। क्या परिभाषा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले आयनों परमाणुओं या अणुओं की संख्या जिनसे रासायनिक समीकरण प्रदर्शित की जाती है। जबकि कोटि की परिभाषा क्या होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु की संख्या जिनका उपयोग अभिक्रिया के वेग निर्धारण में होता है। अब मैं एक दो एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो मैं कोई ए अभिकारक लिया और उससे उत्पाद बन गया, तो अगर आपको पूछे इसकी कोटि, तो कोटि भी एक है, और अगर पूछे आणविकता तो आणविकता भी एक है, क्योंकि इसमें एक ही अभिकारक यूज हो रहा है। तो अगर आप अभिक्रिया का मतलब वेग निर्धारण करोगे या वेग का पद लिखोगे, तब उससे एक ही अणु की सांद्रता में परिवर्तन होगा, तब उसकी कोटि एक हो जाएगी। और केवल एक ही अणु यूज हो रहा है, इसलिए आणविकता भी एक है। अगर मैं लिखूँ जैसे 2A और अगर इससे उत्पाद बनता है, तब इसकी कोटि जो होगी वो भी 2 होगी
और आणविकता भी जो होगी वो भी 2 होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोटि और आणविकता सेम सेम हो, तो मैं आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, ये आप टिक कर लो। इनमें से एक रिएक्शन परीक्षा में पूछ ली जाएगी जिनमें ये पता चल जाएगा कि आणविकता क्या है और अभिक्रिया की कोटि क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे नोट कर लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि H2 व Cl2 की सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया, कि अगर H2 प्लस Cl2 ये जब रिएक्शन करते हैं H न्यू, तब 2HCl का निर्माण होता है। ये जो अभिक्रिया होती है ये शून्य कोटि होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, जबकि इसकी आणविकता जो होती है ना वो 2 होती है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बता देता हूं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। एस्टर CH3COO C2H5। अच्छा, इसका नाम भी याद रखना, इसे एथिल एसीटेट बोला जाता है, एसीटेट। ठीक है, अगर आप इसका जल अपघटन कराते हो, किस टाइप का? अम्लीय। ये H+ जो ऊपर होता है ये हमेशा अम्लीय जल अपघटन को प्रदर्शित करता है। तो ये जब जल अपघटन होगा तब ये दोनों कंपाउंड बनते हैं। इससे आपको पता ही होगा, इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं और इसे एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये लिखा जाए तब ये जो अभिक्रिया होती है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। ठीक है, जबकि अगर पूछ लिया जाए इसकी आणविकता कितनी है तो इसकी आणविकता 2 ही होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जरूरी नहीं है कि आणविकता और कोटि हमेशा समान हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी अभिक्रिया का वेग भी लिखें ना तब उसे ऐसा लिखा जाता है, तब वो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता परिवर्तन द्वारा ही अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है, इसीलिए इसे प्रथम कोटि कहते हैं। जबकि 1 और 2 ये 2 अणु या 2 पद यूज हो रहे हैं, इसलिए इसकी आणविकता 2 होती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और राय हमेशा वही है कि घर पर रहकर पढ़ाई करो, और बाकी तो ठीक है। और मैं वैसे भी कोशिश करूंगा कि जैसे कोई GMAN से एग्ज़ाम से रिलेटेड, नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम, ये कुछ भी ऐसी जानकारी होती है तो मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आप उस चीज़ से अपडेट रहें। ठीक है दोस्तों, ताकि और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ और कीप मास्क ऑलवेज। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।